आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती और अदायगी के साथ कर पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 1950-1960 के दशक के बारे में और उनसे जुड़े हुए बेहतरीन और दिग्गज जो हमारे पिलर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनके बारे में कुछ बातचीत। तो 1950 और 60 के दशक में तिकड़ियां थी। तो 3 लोग थे उस तिकड़ी में और उनके बारे में ये था कि उनकी जो एक्टिंग थी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, जुदा थी। शुरुआत करेंगे राज कपूर साहब से। राज कपूर साहब कई फिल्मों में नजर आए और आप देखिए, आग में देखिए आप उनको, आप जो उनकी श्री 420 में आप देखिए, आवारा, मेरा नाम जोकर, संगम, बहुत सारी फिल्में हैं जो राज कपूर की फिल्में एक अलग तरह का एक माहौल डेवलप करती हैं हमारे दिमाग में। और अब उनकी फिल्म्स के सेट से मालूम कर लेंगे कि वो राज कपूर की फिल्म है। फिल्म के सेट, उनका जो एक अलग किस्म का एक तरीका हुआ करता था फिल्माने का चीजों को। जैसे गुरुदत्त की फिल्में अलग तरह की हुआ करती थी, यानी एक शोमैन जो होता है ना, उनकी फिल्में देखने से ही आपको मालूम चल जाती है कि कहीं कुछ अलग से कुछ हिसाब किताब, इसमें कुछ अलग होने की कुछ कवायद है। यहां मैं बात करूंगा राज कपूर साहब का जो डायरेक्शन है उसके बारे में। और जहां तक एक्टिंग की बात है, तो राज कपूर साहब की जो एक्टिंग मानी जाती है वो आप सभी जानते हैं, उस पर छाप है चार्ली चैपलिन साहब की। तो चार्ली चैपलिन के बारे में अगर मैं कुछ कहूं तो मेरे ख्याल में ऐसा होगा कि मैं किसी चीज को कितनी ही बार रिपीट कर सकता हूं, लेकिन चार्ली चैपलिन या चार्ली चैपलिन के बारे में मैं कोई भी बात रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने फेमस पर्सनालिटी रहे हैं कि उनके बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज बताएगा तो वो चीज अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि वो इतना फेम को लिए हुए हैं। और राज कपूर साहब चार्ली चैपलिन का ही एक संस्करण है, भारतीय संस्करण। हालांकि चार्ली चैपलिन का जो एक पर्सनालिटी था बहुत ज्यादा बड़ा था, राज कपूर भी उस मामले में कम नहीं है। लेकिन जहां तक बात चार्ली चैपलिन की है, चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा एक किरदार हुआ करते थे, लेकिन उनके मुकाबले राज कपूर का जो किरदार है वो भी भारतीयता के हिसाब से बिल्कुल सही है। और जहां तक मुझे लगता है, राज कपूर साहब को हम डायरेक्टर के तौर पर ज्यादा जानते हैं, यानी उनको हम इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान के रूप में ज्यादा जानते हैं बजाय एक कलाकार के रूप में। वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार साहब की अगर हम बात करें तो दिलीप कुमार साहब का डायरेक्शन से कोई भी व्यवसायिक कोई नाता कभी नहीं रहा। लेकिन जब भी दिलीप कुमार साहब पर्दे पर आए तो दिलीप कुमार ही दिलीप कुमार हैं। फिर उसके उस कैरेक्टर के अलावा उन नाम, उस मतलब वो जो उन्होंने निभाया फिल्मों में, वो कुछ अलग ही एक लेवल था। उसका पार पाना, उसका जोड़ लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वेल, जहां तक बात दिलीप कुमार साहब की है, तो दिलीप कुमार साहब के बारे में हम क्या कहें और क्या ना कहें, क्या छोड़ें और क्या कहें। दिलीप कुमार को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, क्योंकि दिलीप कुमार वो एक संस्था है जो कि एक्टिंग का पर्याय अगर किसी को माना जा सकता है तो वो दिलीप कुमार साहब है। किसी सीन को किस तरह से करना है कि वो सीन, वो दृश्य कालजयी बन जाए। अगर कोई दिलीप कुमार साहब की सिर्फ फिल्मों को ही देखे,
बिना डायलॉग के देख ले, फिल्म की आवाज को बंद करके देखे, तो वो बिना किसी थिएटर में जाए हुए बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है। दिलीप कुमार साहब है। मैंने आपको जैसा कि बताया होगा कई अपने वीडियोस में अलग अलग जगह पर, कि ऐसा बहुत कम कलाकार रहे हैं जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप कुमार साहब का कोई प्रभाव बाकी नहीं रहा। कुछ कलाकारों के जैसे मैंने नाम लिया आपके सामने, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा या आपके संजीव कुमार, इस तरह के जो कलाकार हुए बहुत महान लोग, वो दिलीप कुमार साहब के असर से बचे हुए हैं। बाकी दिलीप कुमार बहुत एक विराट एक हस्ती है जिनकी चमक से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। उधर अगर हम बात करते हैं देवानंद साहब की, तो देवानंद साहब का अपना एक स्टाइल है, ग्रेगरी पैक वाला स्टाइल। देवानंद साहब का जो अदायगी है वो बिल्कुल अलग किस्म की अदायगी है। यानी जहां तक बात स्टाइल की आती है, एक होता है ना कि कुछ चीज जो एक्टिंग से परे है, अगर स्टाइल है कहीं कुछ, तो स्टाइल का मतलब है देवानंद। देवानंद को अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो आपका बन जाएगा राजेश खन्ना साहब। स्टाइल के लिए जाने जाते हैं देवानंद साहब, और ऐसा नहीं है, उनका भी डायलॉग डिलीवरी अलग किस्म की हुआ करती थी, जो कि दिलीप कुमार साहब से बिल्कुल अलग थी। अगर दिलीप कुमार साहब गांव के संस्करण रहे ज्यादातर फिल्मों में, तो देवानंद साहब शहरी संस्करण रहे। शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें देवानंद साहब ने कोई गांव वालों की भूमिका निभाई हो, गांव वाले की भूमिका। एक फिल्म आई थी जिसमें देवानंद साहब पर यह चीज की गई थी, एक एक्सपेरिमेंट। लेकिन देवानंद साहब पर जो वेस्टर्न जो कपड़े और उस तरह का उनका कहानियां, उस तरह की चीजें हुआ करती थी देवानंद साहब के साथ में फिल्मों में, जो कि उनके चेहरे मोहरे, उनकी चाल ढाल, उनके कपड़े पहनने के तरीके, हैट, ओवरकोट, ये सारी चीजें देवानंद को बहुत ज्यादा सूट करती थी। और कारण फिर यह भी था कि ये राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और देवानंद साहब, तीनों का ही जो फील्ड था बिल्कुल अलग होना था। अगर तीनों ही एक जैसे हो जाते तो अलग अलग रूप से इनको कोई पहचान नहीं पाता। जो राज कपूर होते वही दिलीप कुमार साहब करते, और जो दिलीप कुमार साहब करते वैसा ही अगर देवानंद साहब करते, तो तीनों में इतना फर्क, इतनी क्लैरिटी से उन्हें जज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। हाँ, ये होता कि कोई एक्टिंग में ज्यादा होता, कोई कम होता, लेकिन फिर भी इन्होंने जो फील्ड चुने, अपने अपने रास्ते चुने, बिल्कुल अलग थे। राज कपूर साहब शहरी होते हुए भी गांव वाला अंदाज रहा उनका, बेहद जो मतलब इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल, जमीन से जुड़ा हुआ एक इंसान, जो बात बात पर मतलब हर चीज में संवेदना, हर चीज में आपको ऐसा मिलेगा उनके चरित्र में कि संवेदनशीलता और बातों की जो गहराई होती है, आंखों से, चेहरे से, एक अलग किस्म से। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे अब मैं फिर से नाम लूंगा चार्ली चैपलिन साहब का, कि जब हम उनकी मूवीज को देखते हैं तो जो चेहरा और जो चीजें होती हैं, है ना, इवन उनकी फिल्मों के जो कुछ चीजें हैं जो कि दाएं बाएं पड़ी हुई है, जिनमें जान नहीं है, उन चीजों में भी बहुत ज्यादा जान नजर आती है। चार्ली चैपलिन की बात कर रहा हूं मैं। और उसी प्रकार से राज कपूर साहब की कोई भी फिल्म है, राज कपूर साहब अगर पर्दे पर है तो राज कपूर साहब के साथ में आपको अगल बगल की चीजें भी दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है वो चीजें भी आपसे बोल रही हैं। राज कपूर साहब किसी मतलब फ्रेम में खामोश हैं, लेकिन उनकी आंखें बोल रही हैं, उनका चेहरा बोल रहा है। डायलॉग वो देवानंद की इस तरह या दिलीप कुमार साहब की तरह नहीं बोलते हैं, उनका डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल अलग किस्म का है।
अपने आप को, वो जो कैरेक्टर जो लेते थे वो ऐसा लेते थे जिसमें कि एक गरीबी, एक विडंबना, हर सीन में कहीं ना कुछ होता था कि एक आयरनी होती थी कि कैरेक्टर देखने में इतना बड़ा लग रहा है फिल्म में, लेकिन वो कहीं ना किसी चीज से मजबूर है। कभी पैसे से मजबूर है, कभी हालात से मजबूर है, कभी कोई त्रिकोण चल रहा है फिल्म में उस चीज से मजबूर है। तो वो जो सहानुभूति वाला जो एक 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 सीन आता था, इन परिस्थितियों से लबरेज, कोई भी परिस्थिति हो सकती थी इसमें, ज्यादातर फाइनेंशियल चीजें दिखाई जाती थी राज कपूर की फिल्मों में। फाइनेंशियली अगर कहीं कोई चीज गड़बड़ हो गई तो वहां पर फिल्म में कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती थी कि फिर राज कपूर साहब होते थे ना, फिर वो अपने तरीके से, जो उनका एक मुख्तलिफ अंदाज हुआ करता था एक्टिंग का, चेहरे से, बोलने से, चेहरे पर शक्ति, चेहरे पर एक एक बचपना रखना, कई बार किसी सीन में मुस्कुराना, कहीं पर बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होना, कहीं पर बहुत ज्यादा बुझ जाना, ये सारी चीजें आप राज कपूर की फिल्मों में ही देख पाएंगे। और ये हम लोग बोलते हैं ना, वो था, ये थे, ये थे, वो थे, भाई कभी भी कोई भी इंसान अगर अपनी पहचान बनाए हुए है, किसी इंसान ने अगर अपनी पहचान बना ली, आप समझ लीजिए, तो वो इंसान पहचान तभी बना पाया जब उसका जैसा कोई दूसरा था नहीं, या उसका जैसा आप कोई ढूंढ नहीं सकते हो, तभी तो वो आदमी पहचान बना पाया। तो राज कपूर साहब अपनी पहचान इसलिए बना पाए क्योंकि वो दिलीप कुमार साहब से नहीं मिलते किसी भी चीज में। और दिलीप कुमार साहब अलग क्यों नजर आए, वो अपनी पहचान क्यों बना पाए, क्योंकि वो भी फिर राज कपूर या देवानंद साहब से नहीं मिलते। मिलते से मतलब सिमिलर नहीं है, मिलते से मतलब मेल मिलाप तो उनमें रहा या मिलने का दो मतलब हो सकते हैं, तो आपस में एक दूसरे से सिमिलर नहीं है वो, जहां तक बात एक्टिंग की है। लेकिन एक्टिंग के अलावा जब ये अपनी पर्सनल जिंदगी में इतने अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्त रहे हैं, लेकिन हमें कई बार कुछ पत्र पत्रिकाएं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे सामने, जो मीडिया जिस तरह की खबरें उड़ाती है, जैसे खान्स के बीच में खबरें उड़ा देती है, भाई आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, इनमें झगड़े चल रहे हैं, मारकाट चल रही है, उसी तरह की चीजें राज कपूर साहब के बारे में, दिलीप कुमार साहब के बारे में और देवानंद साहब के बारे में बताई जाती थी। लेकिन ये सारी चीजें बहुत गलत हैं। अगर आप पुरानी फोटोज को देखेंगे, अब तो गूगल पर भी ये सारी चीजें हैं, तो आपको इन तीनों की ढेर सारी फिल्में, मतलब पिक्चर्स, आपको स्टिल फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे, या कई जगह पर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, चाहे वो कितने ही सेकंड्स के हो, लेकिन वहां हमें मालूम चलता है कि ये इन लोगों के बीच का एक्चुअली केमिस्ट्री क्या थी, आपस में क्या व्यवहार हुआ करता था। दिलीप कुमार साहब किसी भी रोल को इतना कसब का डूब करके करते थे, इतना डूब करके करते थे, और ज्यादातर उनके पास में जो ट्रेजिडी वाली चीज बहुत ज्यादा थी, कि ट्रेजिडी, ट्रेजिकल, गंभीर मुद्दों के बारे में, मतलब मुद्दे तो मतलब उनकी फिल्मों में ज्यादा नहीं होते थे, मुद्दा तो मोहब्बत का ही होता था। ज्यादातर दिलीप कुमार की फिल्मों में मुद्दा मोहब्बत का ही होता था, लेकिन वहां पर जब वो किसी भी एक सीन में बहुत गहराई से डूबते थे, बहुत ज्यादा गहराई से, तो वहां देखिए, वहां वो सबको पीछे छोड़ देते थे। वहां नहीं लगता था कि भाई दिलीप कुमार के अलावा इस चीज को कोई कर पाएगा। कोई भी आप फिल्म उठा लीजिए, आप चाहे दुलारी को उठा लीजिए, आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए आप, और किसी के साथ में भी आप उठा लीजिए, आप देखिए फिल्मों की लाइन लगी पड़ी है, गंगा जमुना, आप उस फिल्म की बात कीजिए, आप देखिए, मतलब एक से एक अच्छी फिल्म है दिलीप कुमार साहब की। अभी जैसे मैं बहुत सारी फिल्मों के नाम ले सकता हूं, लेकिन एक फिल्म के बारे में बोलूंगा तो फिर मेरे को लगेगा 1 घंटे तक मैं उस फिल्म का ही पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे थोड़ा सा, जब मैं इनकी फिल्मों को बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि दिलीप कुमार साहब की फिल्मों में वैरायटी विद इन वैरायटी है। अलग अलग तरीके से ट्रेजेडी कैसे हो सकती है, एक आदमी अलग अलग, मतलब वो दुख को व्यक्त कर रहा है, वो व्यक्ति विडंबना को व्यक्त कर रहा है, लेकिन विडंबना में भी काफी सारे तरह के शेडिंग्स हुआ करते थे, काफी सारे तरह के कलरिंग्स हुआ करते थे।
एक ही दुख को कोई इंसान हजारों तरीके से कैसे व्यक्त कर सकता है, अलग अलग सीन में, अलग अलग फिल्म्स में। उन विडंबनाओं को, उन दुखों को, उन परिस्थितियों को, उन विरोधाभासों को, जो जो पैराडॉक्स पैदा होता है कई बार फिल्मों में, है ना, जिस तरह का मतलब विरोधाभास है ना, वो कैसे पैदा होता है, वो डाइकोटोमी कैसे पैदा होती है, ये आप देखिए। जब वो सीन आ जाता था उस तरह का, तब दिलीप कुमार बताते थे कि वो वास्तव में कुछ ऐसे हैं कि उनको छू पाना बहुत मुश्किल है। वहां उनके सामने सभी लोग बौने नजर आते थे और वो एक विराट, एक शख्सियत हो जाते थे उस समय। वहीं अगर हम देवानंद साहब की बात करते हैं तो देवानंद साहब का अंदाज भी थोड़ा खिलंदड़ किस्म का हुआ करता था। खिलंदड़ किस्म का, जैसे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो व्यक्ति अगर बैठा हुआ है कहीं, है ना, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए सिगरेट को बुझाना, सिगरेट की एशेज, उसकी राख को, और आप देखिए गाइड फिल्म में उनको देखिए आप, मतलब देवानंद की कुछ फिल्में हैं जो असली नकली आप देखिए, ऐसी ऐसी फिल्में, मैं आपको क्या बोलूंगा। देवानंद साहब को जब आप देखते हैं तो एक अलग नजरिया होता है। देवानंद साहब को जब आप देखेंगे तो आपको दिलीप कुमार साहब बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल याद नहीं आएंगे। हाँ, देवानंद साहब को अगर आप देखते हैं तो आपको कई बार राज कपूर याद आ सकते हैं। राज कपूर को जब आप देखेंगे तो आपको चार्ली चैपलिन याद आएंगे, ठीक है। देवानंद साहब को जब आप देखते हैं तो आपको कई बार राजेश खन्ना साहब भी याद आते हैं, है ना। तो ये कुछ एक अलग किस्म का एक केमिस्ट्री रही है। उधर आप अगर दिलीप कुमार साहब को देखते हैं तो आपको अमिताभ बच्चन साहब की याद आएगी। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं कि जो मैं अपने अनुभव से इन सब बातों को बताने का आदी रहा हूं आप लोगों को, और मैं कई बार ये डिसाइड नहीं कर पाता हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कभी भी हम किसी एक चीज के लिए केंद्रित होकर के बात नहीं कर सकते हैं जब हम सभी चीज को ओवरऑल तरीके से बताते हैं। तो आज जो मेरा जो एक फीचर है बताने का, वो ये है कि दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब और राज कपूर साहब, इनका क्या था, किस तरीके से उन्होंने, और देखिए सबकी अपनी फैन फॉलोइंग डिफरेंट थी, अलग अलग तरह के लोग राज कपूर को कुछ अलग टाइप के लोग पसंद करते थे, दिलीप कुमार साहब को कुछ अलग तरह के लोग, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग दिलीप कुमार साहब की थी और देवानंद साहब की थी। लेकिन इस मामले में राज कपूर साहब भी कम नहीं थे। लेकिन दिलीप कुमार साहब की जो फैन फॉलोइंग थी बहुत जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा थी। उसके पीछे कारण यह भी था कि भाई हमारा जो भारत है उसमें ग्रामीण चीजें होती हैं, ग्रामीण परिवेश होता है, और दिलीप कुमार की ज्यादातर फिल्मों में जो दिलीप कुमार है वो गांव वाले बन के आए, और ऊपर से जब वो एक्टिंग करते थे ना तो वो गजब की एक्टिंग होती थी उधर से, बिल्कुल गजब की। आप गंगा जमुना में देख लीजिए, अब दिलीप कुमार साहब को क्या किया है उन्होंने ऐसा कि आप, मतलब मैं उनकी किसी एक फिल्म के बारे में बोलता हूं तो मेरे सामने कई और फिल्में आ जाती हैं, बहुत सारी फिल्में। तो मैं अभी उनकी तरफ अपनी बात को केंद्रित नहीं करना चाहता हूं। तो दिलीप कुमार साहब का एक अलग ही अंदाजे बयां, जब वो देवदास करते हैं तो शाहरुख खान को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। वो शाहरुख खान साहब ने भी देवदास की थी, लेकिन जो देवदास दिलीप कुमार साहब की थी उसके सामने कहीं आप जब दिलीप कुमार को एक्टिंग करते हुए देखते हैं ना देवदास में, तो वहां पर आपको शाहरुख खान साहब याद नहीं आएंगे। अगर आप उनको गहराई से देखते हैं तो वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनकी जो लेवल होता है ना, जब आप डूबते हैं दिलीप कुमार में तो आपको उनके लेवल का कोई भी नजर नहीं आता। हाँ, जब आप थोड़ा सा उस चीज से, उस हेलुसिनेशन से जब आप बाहर निकलते हैं, तब आपको दिलीप कुमार से मतलब जुड़े हुए कई चेहरे नजर आते हैं। फिर आपको शाहरुख खान साहब भी याद आते हैं, फिर आपको अमिताभ बच्चन भी याद आते हैं। लेकिन जब आप दिलीप कुमार में बहुत ज्यादा इंटेंसली जब देखते हो, स्टडी करते हो दिलीप कुमार को किसी भी सीन में, किसी भी रोल में, अब चाहे तो वो गोपी का रोल हो, चाहे वो बैराग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा, और भाई ये बात कहना गलत है दिलीप कुमार साहब की कि भाई वो टाइप कास्ट है। दिलीप कुमार साहब के ऊपर कई लोग बोलते हैं ऐसा वो ट्रेजिडी के काम करते हैं, नहीं, कॉमेडी भी वो उड़ा देते हैं। कॉमेडी में तो वो इतना अच्छा उड़ाते हैं कि बस मैं आपको क्या कहूं। गोविंदा साहब भी जब गांव वाले की एक्टिंग करते हैं
आप समझिए, गोविंदा कोई कम कलाकार नहीं है। गोविंदा जब गांव वाले की एक्टिंग करते हैं ना, तो उनके पीछे जो अंतः प्रेरणा जो होती है ना, वो दिलीप कुमार साहब होती है। फिल्म आंखें आपने देखी होगी, चंकी पांडे के साथ में उनकी फिल्म थी, है ना, डेविड धवन के साथ में, है ना। आप कहेंगे कहाँ की बात कहाँ बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप देखिए कि वो जो सीन था, जो गोविंदा जो उसमें एक्ट करते हैं, जब गोविंदा खो जाते हैं और फिर गांव वाले गोविंदा उसमें आते हैं, जो शिल्पा शिरोडकर के अपोजिट होते हैं, वहां पर आपको उनको देख करके, गोविंदा साहब को देख करके आपको साफ मालूम चलता है कि दिलीप कुमार साहब का ही इन्होंने एक आइडिया लिया है। और ऐसे आइडियाज बहुत सारे होते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी जब गांव वाले का जब आइडिया लिया, तो ऐसा लगा कि उन्होंने, जैसे अदालत फिल्म थी उनकी, दिलीप कुमार साहब अमिताभ बच्चन साहब की, डॉन फिल्म थी, वो भी उस तरह से थी, है ना। अब अब मैं आपको बताऊं, बनारसी बाबू जब देवानंद साहब ने जब इस तरह के रोल्स किए, क्योंकि आप समझिए कि हर इंसान को किसी ना किसी तरीके से भारतीयता में आना पड़ा। ये माना कि देवानंद साहब ने बहुत कम ऐसे रोल किए हैं जिसमें कि वो ग्रामीण परिवेश में नजर आए, लेकिन ग्रामीण परिवेश में भी अगर वो नहीं आए, लेकिन उन्हें अपने अपने मतलब किरदारों में कुछ भारतीयता लेकर के आनी पड़ी। जैसे गाइड फिल्म में आप देखिए, राजू गाइड का जो रोल है, मैं उसकी बात बता रहा हूं, वहां वो संत बनते हैं। उसी तरीके से स्वामी दादा फिल्म आई थी देवानंद साहब की, वहां पर भी वो संत बन जाते हैं, है ना, जहां पर वो लोगों को सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि देवानंद साहब ने तो जब भी कभी किसी फिल्म में बताया, तो हमेशा सही और गलत को करके बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हरे रामा हरे कृष्णा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो समस्या मूलक फिल्में जो देवानंद साहब की थी, जिसमें देवानंद साहब की कुछ मसाला टाइप की फिल्मों को छोड़ दीजिए, जैसे लूट मार हो गई आपकी, अगर उन फिल्मों को अगर हम छोड़ देते हैं, लश्कर को छोड़ देते हैं, सच्चे का बोलबाला, ऐसी फिल्मों को अगर हम छोड़ देते हैं, 100 करोड़ ऐसी फिल्मों को अगर हम छोड़ देते हैं, तो जो देवानंद साहब की जो समस्या मूलक जो फिल्में बनी, इवन सेंसर जो बनी फिल्म, जिसमें सेंसर की उन्होंने खामियों को दिखाया, लेकिन उन खामियों में जो सीन थे उसको सेंसर नहीं बाद में काट दिए। तो देवानंद साहब की कोई भी फिल्म जब हम देखते हैं, तो वो समस्या पर आधारित होती है, और वो समस्या में एक चीज सही होती है एक चीज गलत होती है, उसमें चुनाव हमेशा सही चीज का करना पड़ता है। चाहे तो वो हम नौजवान हो, चाहे वो फिर आप देखिए कोई भी ऐसी फिल्म, अब जैसे मैं आवारा एक फिल्म आई थी आनंद आनंद और आनंद, जो कि उन्होंने अपने बेटे सुनील आनंद को लेकर के बनाई थी, लेकिन सुनील आनंद का कुछ हो नहीं पाया। बाद में सुनील आनंद को लेके एक दो फिल्में उन्होंने और बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उतना हिट नहीं हो पाई। मैं तेरे लिए, या अब देखिए कई फिल्में बनी, कार थीफ बनी, सुनील आनंद की मैं फिल्में बता रहा हूं आपको, तो उस तरह से चल नहीं पाए। हालांकि वो डायरेक्टेड, दे वर नॉट डायरेक्टेड बाय देवानंद एज सच, लेकिन फिर भी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब का क्या चलन रहा है फिल्मों में, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, है ना। तो समस्या मूलक फिल्में जो बनाई, ज्यादातर देवानंद साहब ने बनाई, क्योंकि इन तीनों में एक फर्क ये भी रहा कि राज कपूर साहब भी डायरेक्टर थे, देवानंद साहब भी डायरेक्टर थे, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। वो प्योरली एक स्टार, प्योरली एक आर्टिस्ट रहे हो, लेकिन देवानंद साहब से हम प्योरली आर्टिस्ट होने की कामना नहीं कर सकते कि वो टोटल आर्टिस्ट है। उसी तरीके से हम राज कपूर साहब को भी एक टोटल 100% आर्टिस्ट नहीं मान सकते, 100% हम कैरेक्टर नहीं मान सकते। लेकिन दिलीप कुमार साहब एक कैरेक्टर भी हैं, फिल्म का चरित्र भी हैं, और दिलीप कुमार साहब एक स्टार भी हैं। दिलीप कुमार साहब एक टोटल, मतलब बोलते हैं ना कि वो डायरेक्शन में नहीं है, वो पर्दे के पीछे के आदमी नहीं है, वो पर्दे के सामने के इंसान है। लेकिन देवानंद साहब जब पर्दे के सामने आते हैं, तो देवानंद साहब से कई गलतियां हो जाती हैं चीजों में, है ना। लेकिन जब देवानंद साहब जब डायरेक्शन संभालते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि देवानंद साहब अकेले डायरेक्शन को संभालते हैं, उनके साथ में गोल्डी आनंद भी होते हैं, यानी विजय आनंद हैं। कई फिल्मों में उनका आपस में कोलैबोरेशन रहा है बहुत बढ़िया, है ना। ये तीन भाई हैं, चेतन आनंद, आपके
देवानंद, गोल्डी आनंद। तो खैर मैं चेतन आनंद को इन सब चीजों से बाहर रखता हूं, क्योंकि चेतन आनंद शुरू में इनके साथ में उस तरह से बनाते थे। चेतन आनंद का जो एक चीजों को कंसीव करने का जो विजन है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। तो राज कपूर साहब, दिलीप साहब और देवानंद साहब, इनके बारे में हम लोग कभी भी इनको सिमिलर नहीं बता सकते, कभी कोई सिमिलर नहीं बता सकते कि देवानंद साहब इनसे मिल गए। उससे एक फिल्म आई थी इंसानियत, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, उसमें देवानंद साहब भी थे और दिलीप कुमार साहब भी थे, और लोगों को मौका मिल गया दोनों का नाप तोल करने का कि कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है। अब देखिए, कई बार रोल डिपेंड करता है, रोल पर डिपेंड करता है। जिस तरह से आप समझिए कि दीवाना फिल्म एक आई थी, आपको मैं बताता हूं, जब शाहरुख खान के साथ में जब ऋषि कपूर साहब की फिल्म आई थी दीवाना, है ना, 1992 में, तो ऐसा लगता था कि शाहरुख खान ही सब कुछ है, और आप देखिए ऋषि कपूर साहब कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से जबकि ऋषि कपूर साहब की एक्टिंग आपको देखिए कितनी शानदार है, हर फिल्म में वो हर चीज को इतना नेचुरली करते हैं, इतना नेचुरली करते हैं, ऐसा लगता है इनसे ज्यादा कोई नेचुरल हो नहीं सकता। उसी तरीके से आप देखिए फिल्म आई थी दामिनी, दामिनी में जो ऋषि कपूर ने किया वो शायद कोई कर नहीं सकता था। लोग बाग बात करते हैं सनी देओल की, भाई सनी देओल का तो एक उनका तो रोल ऐसा था कि बिल्कुल प्रधान रोल था, और हर चीज मतलब हाइप किया हुआ था कि भाई जो लाइमलाइट थी वो उनके पास ही जानी थी। जिस तरह का उनका डायलॉग रखे गए थे, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रखी गई थी, जिस तरह से उनकी एंट्री थी। लेकिन ऐसी जगह पर कोई एक ऐसा कलाकार काम करे जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो अपने अदा में, लेकिन वो सिर्फ साइड में हो बिल्कुल साइड में किया गया हो उसको, उनका कैरेक्टर ऐसा, तो वो कैरेक्टर ही तो ऐसा कैरेक्टर होता है ना कि जो सनी देओल को स्ट्रांग बनाएगा। यानी अगर उस फिल्म में, अगर मैं दामिनी की बात करूं, अगर उस फिल्म में ऋषि कपूर साहब अगर सनी देओल के सामने नहीं होते, या उस फिल्म में ऋषि कपूर नहीं होते, तो आप बताइए कि सनी देओल का कैरेक्टर उतना नहीं बन पाता। क्योंकि कंप्लीशन के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी सीन को, उसमें दामिनी के हस्बैंड का होना भी तो जरूरी होता। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि फिल्मों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें लगती है कि हिट है। सनी देओल उसमें हमें हिट नजर आए, जैसे हमें सनी देओल हमें हिट नजर आए इस फिल्म में, जिस तरह से हमें शाहरुख खान हिट नजर आ रहे थे दीवाना में, और उसी तरीके से हमें शाहरुख खान फिर से हिट नजर आए डर फिल्म में सनी देओल के अगेंस्ट। लेकिन वहां पर सनी देओल को साइडलाइन किया हुआ था। यानी वो कैरेक्टर में ही ऐसा था कि कैरेक्टर में बार बार जो मतलब सीन में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, किसके ऊपर ये फिल्म बनी है, किसके ऊपर बेस्ड है। डर जो फिल्म थी वो शाहरुख खान के ऊपर बेस्ड थी, चाहे उनको एंटी हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन कैमरे में अगर कहीं कोई कैरेक्टर था, यानी प्रोटेगोनिस्ट था, सेंट्रल कैरेक्टर था फिल्म का। और ये जरूरी नहीं है कि जो फिल्म का हीरो हो वो हर बार प्रोटेगोनिस्ट हो, कई बार फिल्म का हीरो कोई और होता है और प्रोटेगोनिस्ट कोई और होता है। अधिकांश फिल्मों में हीरो ही प्रोटेगोनिस्ट होता है, जो हीरो है उसी के हाथों सारी चीज होते हुए दिखाते हैं, जिसके हाथों सारी चीज होते हुए दिखाते हैं उसको प्रोटेगोनिस्ट माना जाता है। लेकिन जहां पर फिल्मों में यह चीज नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया डर फिल्म में प्रोटेगोनिस्ट कोई और था, हीरो कोई और था, तो जो प्रोटेगोनिस्ट होता है ना उसकी वजह से फिल्म चलती। तो वहां पर हम क्या सोचते हैं, भाई सनी देओल को एक्टिंग करना नहीं आया, किस फिल्म में, डर फिल्म में। और उसी तरीके से दीवाना फिल्म में प्रोटेगोनिस्ट कौन था, शाहरुख खान, और हीरो कौन था, एक तरीके से उसमें ऋषि कपूर। लेकिन जो प्रोटेगोनिस्ट है उसके इर्द गिर्द फिल्में चलती हैं नहीं, ज्यादातर जो सीन थे और प्रभावशाली जो खतरनाक वाली चीजें थी वो शाहरुख खान के साथ में, वहां हमको ऋषि कपूर थोड़ा सा डाउन नजर आते हैं। उसी तरह से दामिनी फिल्म की जो मैंने बात की कि उस फिल्म के जो हीरो थे वो सनी देओल भी थे और ऋषि कपूर भी थे, लेकिन फिल्म में हीरो और प्रोटेगोनिस्ट दोनों ही कौन थे, वो सनी देओल थे।
तो फिल्म का एक ऐसा होता है कि मैंने आपको इतनी सारी रामायण क्यों बताने की कोशिश की, आज मैंने कहां से बात शुरू की और मैंने बात को कहां खत्म की, कि कई बार हम चीजों को आकलित ऐसे करते हैं कि भाई वो इससे बेहतर है, वो उससे बेहतर है, ये इससे कम पड़ गया इस फिल्म में, ये इससे ज्यादा हो गया। किसी फिल्म, जैसे एक फिल्म आई थी सौदागर, सौदागर फिल्म आपने देखा होगा, दिलीप कुमार साहब की और राजकुमार साहब की। अब उसमें लोग ये कंपैरिजन करेंगे कौन ज्यादा है कौन कम है। अरे भाई, रोल की बात है, जिसके ऊपर जैसा रोल दिया गया, किसी को ज्यादा थोड़ा सा प्रभावशाली रोल मिल जाता है, किसी को वैसा मिल जाता है, या कई बार फिल्म की सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर किसी को बेहतर काम करने का मौका मिल जाता है। सिचुएशन ऐसी डाली गई होती है, फिल्म में ऐसी परिस्थिति बनी गई होती है कि अगर वो दो शब्द भी बोलेगा कोई कैरेक्टर, वो हीरो हो जाएगा उस फिल्म में। कई फिल्मों में इस तरह का हुआ कि पूरा कैरेक्टर सामने 1 घंटे से एक्टिंग कर रहा था, लेकिन बीच में कोई व्यक्ति ऐसा आया जो 2 मिनट में पूरा का पूरा सीन किया और चलो बाहर। और वो जो 2 मिनट की एक्टिंग थी ना, वो सामने वाला जो कैरेक्टर था, जो काफी देर से 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक जो पूरी फिल्म में जो छाया रहा, वो उसके सामने बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी 2 मिनट के लिए जो कैरेक्टर आता है ना, वो उस कैरेक्टर को खत्म कर देता है जो बहुत देर से उस फिल्म में चल रहा था, जिसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो ये देखा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर किस सिचुएशन पर आ रहा है। अगर वो 2 सेकंड के लिए भी आ रहा है ना, तो सामने दूसरा वाला जो कैरेक्टर है ना, उसको वो खत्म कर देगा। कई फिल्मों में ऐसा हुआ। अब राजेश खन्ना की फिल्म को आप देख लीजिए, आनंद फिल्म थी, चल रही थी, बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू से ऐसा लग रहा था जैसे कि राजेश खन्ना का कैरेक्टर था उस तरह का था कि लोगों की सहानुभूति 100% राजेश खन्ना के साथ में जाएगी। डॉक्टर के साथ में कौन सहानुभूति रखता है? कोई नहीं। डॉक्टर के पास में करने के लिए कुछ नहीं था उस फिल्म। अब राजेश खन्ना थे, उस फिल्म में मरने वाले थे, सभी लोगों की सहानुभूति पहली बार से ही, पहले रील से ही सबकी सहानुभूति राजेश खन्ना पर चली गई। और राजेश खन्ना थे भी बहुत गजब के कलाकार। लोग उनके बारे में कई लोग बार गलत बातें करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन साहब राजेश खन्ना जो थे ना, राजेश खन्ना साहब राजेश खन्ना ही है, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। और जब वो कैरेक्टर पूरी बढ़त बना के बैठा हुआ था अपनी फिल्म में, है ना, और अमिताभ बच्चन सिर्फ वहां पे एक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, क्या कर सकता है? तो रोल ऐसा था कि वो ज्यादा एक्सपोजर था ही नहीं अमिताभ बच्चन के पास में। और वो एक्सपोजर जब उनको जंजीर फिल्म में मिला, तो आप देखिए क्या एक्सपोजर लिया उन्होंने। ये अमिताभ बच्चन ही थे जो जंजीर फिल्म में थे, और यही अमिताभ बच्चन बॉम्बे टू गोवा में थे। यानी एक्सपोजर उन्हें एक सीन के लिए मिला जहां उन्हें सैंडविच खाते खाते शत्रुघ्न सिन्हा को पीटना था। जिस अंदाज में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पीटा, तो लगा कि भैया ये तो सुपरस्टार बनने वाला है। और अमिताभ बच्चन का जो स्क्रीन टेस्ट है, जो टेस्ट रहा ना, अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे स्क्रीन टेस्ट दिए होंगे जहां फेल हुए, लेकिन एक्चुअल में जितने भी फिल्म निर्माता निर्देशक हुए, उनके लिए ये जो सीन था ना, ये एक स्क्रीन टेस्ट था। इवन प्रकाश मेहरा के लिए भी यही एक स्क्रीन टेस्ट था। कहने का मतलब है, उन्होंने इसी सीन को देखा फिल्मों में, है ना, इसी फिल्म से उनके चर्चे हुए, और इसी सीन की वजह से, जो मैंने बॉम्बे टू गोवा में बताया ना, सैंडविच खाते हुए जो सीन था, इसी सीन की वजह से ये सीन सलीम साहब ने देखा, सलीम जावेद साहब ने, और इस चीज के बारे में उन्होंने बताया प्रकाश मेहरा साहब को। और फिर जाकर के बाद ये चीज मालूम चली कि भाई कितना कॉन्फिडेंटली ये आदमी इसको मार रहा है, ये तो एक हीरो की तरह ही, ऐसा ही मतलब हीरो तो वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। वहां से अमिताभ बच्चन ने कुछ नए मानक सेट किए फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और वो आज तक चलते हैं। अमिताभ बच्चन का जो फॉर्मूला है, वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, कभी भी पिट नहीं सकता। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कोई भी कलाकार, कोई कभी किसी से कम या ज्यादा नहीं होता। कई बार वो परिस्थितियां अगर बन जाती हैं, या उसको वो परिस्थिति दे दो, वो चीजों को उस लेवल पर निकाल देता है कि उसको फिर पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको बीट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी जैसी कोई आप कॉपी कर नहीं सकते। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, राज कपूर में, देवानंद साहब में और दिलीप कुमार साहब में वही चीज है। आप जब कई सीन में राज कपूर को देखेंगे, तो आपको लगेगा यार राज कपूर से बेहतर इस सीन को कोई कर नहीं सकता था। जब आप दिलीप कुमार साहब को कई फिल्मों में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये दिलीप कुमार साहब तो इसी के लिए बने हुए थे, दिलीप कुमार से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता था। उसी तरीके से कई फिल्में ऐसी हुई जिनमें देवानंद साहब थे। अब मैं आपको दिलीप असली नकली की बात करूंगा, हम दोनों की फिल्म की बात करूंगा, है ना, देवानंद साहब की। और जैसे
मैं आपको बताऊं, गाइड है उनकी, हाँ, प्रेम पुजारी है, कई फिल्में, ज्वेल थीफ है। आप देखिए ये रोल्स क्या कोई कर सकता था? कोई कर सकता था, या अगर करता तो क्या जमता उस चीज में। और अगर उधर हम थोड़ा सा अगर ग्रेगरी पैक वाला स्टाइल लेकर के आते हैं देवानंद साहब का, जो काम उन्होंने किया बुलेट में, जो काम किया उन्होंने वारंट में, चाहे वो फिल्में चाहे मसाला छाप थी चाहे कैसी भी थी, लेकिन वो वही फिल्में थी। जैसे अमिताभ बच्चन ने जो काम डॉन में किया, उसी तरह का काम देवानंद साहब ने उनसे बहुत पहले कर दिया था। लेकिन एक अलग किस्म का, मतलब टेक्निक में डिफरेंस था। अमिताभ बच्चन की जो टेक्निक है बिल्कुल अलग है, देवानंद साहब से बिल्कुल अलग है। देवानंद साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टाइलिश हैं, सब कुछ है, लेकिन देवानंद साहब अमिताभ बच्चन की तरह हर सीन में पेश नहीं आ सकते। वो हर सीन को अमिताभ बच्चन की तरह पेश नहीं कर सकते। जब देवानंद साहब जब फाइट करते हैं, घूसा वगैरह मारते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा वहां पर नाटकीयता आ जाती है। लेकिन जब अमिताभ बच्चन जब उसी तरह के सीन को जब मारते हैं, तो ऐसा लगता है भाई मारा इसने यार, क्या मारा है, खतरनाक, इससे अच्छा कोई पंच नहीं दे सकता था। ये जो मारा ना अमिताभ ने, ये बहुत अच्छा मारा। जब अमिताभ बच्चन जब हाथ में जब बंदूक लेते हैं या रिवॉल्वर उठाते हैं, लगते हैं यार ये सामने 1000 आदमियों को ढेर कर देगा, चाहे इसकी रिवॉल्वर में एक गोली है लेकिन फिर भी खत्म कर देगा ये सबको। ये चीज हुआ करती थी अमिताभ बच्चन के प्रोजेक्शन। लेकिन ये प्रोजेक्शन मैं थोड़ा सा, मैं नहीं समझता देवानंद साहब, मतलब इस तरह के जो वेलर होता था ना, उसमें देवानंद साहब थोड़ा कमजोर रहते थे। लेकिन देवानंद साहब जब डाइडैक्टिक होते थे, यानी जब किसी को सच्चा और अच्छी बात का पाठ पढ़ाते थे, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, वहां देवानंद साहब, देवानंद साहब, वहां देवानंद साहब से कोई भी आगे नहीं जा सकता था। देश परदेश देख लीजिए आप कोई भी फिल्म देख लीजिए उठा करके, आप जो मैंने फिल्मों के नाम लिए, हरे रामा हरे कृष्णा देखिए आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, आप हीरा पन्ना देख लीजिए, कोई भी फिल्म ऐसी जिसमें वो एक मतलब बता रहे हैं ना एक कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, उस तरह की चीजों में देवानंद से बढ़ के कहीं कोई था नहीं, जो सीधे तौर पे यार आपको बता दे कि यार ये सही चीज है और ये गलत चीज है। कई फिल्में उनकी फ्लॉप भी हुई इस चक्कर में कि लोग बाग नहीं चाहते थे कि आप सीधा किसी को बताएं। अगर ये मैसेज इनडायरेक्टली कोई देता है, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन की फिल्में देखकर के अमिताभ बच्चन कभी भी ये नहीं बोलते फिल्म में आकर के कि ये आपको करना है, पब्लिक से नहीं बोलते ये आपको नहीं करना है। वो तो जब वो कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं, कोई कंपेन करते हैं किसी चीज का, तब वो आकर के सीधा आपको बताते हैं कि साहब वोट देना है या ये देना है, स्वच्छ भारत करना है हमें, गंदा मतलब भारत को गंदा नहीं करना। वहां पर वो उस तरह से काम करते हैं जब वो कंपेन के लिए काम करते हैं। इस तरह का कंपेन जब भी कभी देवानंद साहब ने अपनी फिल्मों में किया तो वो गलत हो गया उनके लिए, क्योंकि फिल्मों में इस तरह का कंपेन कोई चाहता नहीं है। तो अमिताभ बच्चन ने इस तरह का कोई भी कंपेन अपनी फिल्मों में नहीं किया, बल्कि अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों में खुद ने कई बार ऐसे रोल किए खतरनाक वाले, गलत काम किए फिल्मों में, कैरेक्टर्स में। लेकिन बाद में जब वो कैरेक्टर जब हार जाता है तो ऑडियंस को ऑटोमेटिकली मालूम चल जाता है कि यार ये जो कैरेक्टर था जिससे हमें बड़ी हमदर्दी थी, अमिताभ बच्चन है। और जब ये कैरेक्टर जब टूट गया फिल्म में, जब ये हार गया, तो भाई हमारी क्या औकात है कि हम इस तरह का काम अगर हम भी करेंगे तो हम जीत जाएंगे, इसलिए ये काम गलत है। अब चाहे तो आप उस काम को अपनी इच्छा से गलत मानो, चाहे आप उसको सामने, आपके सामने एक सबक मिलेगा आपको कि अब अमिताभ बच्चन अगर मर गया इस फिल्म में, टूट गया, जैसे दीवार फिल्म में मर गए, जैसे वो शक्ति फिल्म में मर गए थे, है ना। कई फिल्में ऐसी आई जिसमें अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसे काम किए, डॉन फिल्म में मर गए थे, है ना। तो आपको लगता है जब यही कैरेक्टर जब मर गया, इतना पावरफुल दिखाया और अमिताभ बच्चन दिखाया, जब वही कैरेक्टर मर गया फिल्म में, तो हमारी क्या औकात है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदा रह जाएंगे, है ना। और जब आप किसी को अनुसरण करते हैं अमिताभ बच्चन जैसों को, तो आप हर वो काम करना चाहेंगे जो अमिताभ बच्चन कर रहा है। तो अमिताभ बच्चन जब लास्ट में इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज देते हो, यही तो मैसेज दिया ना जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन की डेथ हुई, कि भाई ये काम गलत था जो मैंने किया। ये उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला, कई बार वो कैरेक्टर में अंदर बोल देते थे, जो दूसरा कैरेक्टर होता था। जैसे दिलीप कुमार साहब से बोल दिया उन्होंने शक्ति फिल्म में, जो उनका कैरेक्टर था पुलिस इंस्पेक्टर का, है ना। उसी तरीके से उन्होंने निर्भय रॉय को बोला दीवार फिल्म में, मरते मरते लास्ट में जब वो जा रहे थे, जब वो
मंदिर का सीन था। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये यही बात को मैं बार बार अलग अलग शब्दों में, अपने अलग अलग मतलब अंदाज में यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी कैरेक्टर है वो हमें पावरफुल कब लगता है? वो हमें पावरफुल तब लगता है जब उसकी वो परिस्थिति उस फिल्म में आकर के बनती है पावरफुल वाली। वरना आप देख लीजिए कि यही कैरेक्टर आप देखिए, जब रेशमा और शेरा में थे तो गूंगे थे, जब ये सात हिंदुस्तानी में थे तो साइड में थे बिल्कुल। अमिताभ बच्चन की बात बता रहा हूं मैं। तो और कई फिल्मों में इनके साथ में ऐसा भी हुआ कि साइड में ही थे अमिताभ बच्चन, कहीं दिखाई ही नहीं दी, पूरी फिल्म में कहीं दिखाई नहीं दिए। आप समझे, जैसे रोटी कपड़ा और मकान में ज्यादा कवरेज नहीं था अमिताभ बच्चन को, है ना, कुछ शॉट्स के लिए थे वो, बाकी लेकिन अमिताभ बच्चन अगर दो शॉट के लिए भी आते हैं तो पूरा फिल्म में जान आ जाती है। तो बस मैं आपको आज यही है कि हमारे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि कभी भी किसी कैरेक्टर का आकलन हमको ये नहीं करना चाहिए, ये कैरेक्टर बड़ा है, ये कैरेक्टर छोटा है, ये कैरेक्टर बड़ा है। एक ही कैरेक्टर, एक ही व्यक्ति कई बार आपको किसी फिल्म में बड़ा नजर आएगा, किसी फिल्म में छोटा नजर आएगा। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में आपको बहुत विराट नजर आएंगे, लेकिन किसी फिल्म में आपको लगेगा यार अमिताभ बच्चन ने वैसे काम नहीं किया जैसे उस फिल्म में किया था। यही कारण है कि अमिताभ बच्चन कभी दीवार टाइप की फिल्म को दोहरा नहीं पाए। खुद अमिताभ बच्चन दीवार जैसी फिल्म नहीं कर पाए अपने पूरे करियर में। जो एक्टिंग जो उन्होंने की उसमें, है ना, उस तरह का कैरेक्टर वो नहीं बना पाए। बहुत लोग, है ना, राजेश खन्ना का जो एक्टिंग स्टाइल था वो कभी भी आनंद जैसा एक्टिंग स्टाइल नहीं कर पाए, है ना। धर्मेंद्र साहब ने कई फिल्में की, लेकिन धर्मेंद्र साहब की भी कई फिल्में ऐसी थी कि जो अपनी उस इमेज को वो कभी भी भुना नहीं पाए। कई फिल्में धर्मेंद्र साहब की थी, अनुपमा उनकी एक फिल्म थी, वैसी इमेज वो कभी भुना नहीं पाए। तो आप क्या कहेंगे, कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर, ये कलाकार ऐसा है, ये कलाकार वैसा है, ये कलाकार वैसा, ये किससे कम है, ये किससे इससे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही कलाकार अगर आप देखेंगे ना, कई फिल्म में आपको वही लगेगा कि यार इसने उस फिल्म में जैसा किया था उसने ऐसा इसमें नहीं कर पाया, आगे फिल्म में का पता नहीं है कि आगे वो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, पता नहीं। इस तरह की बातें लोग बाग करते हैं। तो ऐसी चीजें हमेशा वही करता है जो कि फिल्म को सिर्फ ऊपरी निगाह से या सिर्फ सतही तौर पर देखता है। वो इंसान कभी भी ऐसी चीजों को नहीं बोल पाएगा जो वास्तव में फिल्म को एक नेचुरल तरीके से ग्रैब करेगा ना। मतलब फिल्म को जब आप देखें ना, तो फिल्म को फिल्म ना समझे, फिल्म को आप एक जिंदगी समझे, एक हकीकत समझे। उन परिस्थितियों पर विचार करें, गौर करें कि किस परिस्थिति में कौन व्यक्ति कलाकार होकर के उस जगह पर बोल रहा है। तो आपको कभी भी इस तरह की जो जो डिफरेंसेस आप कभी भी अपने दिमाग में ला ही नहीं पाएंगे, भिन्नता ला ही नहीं पाएंगे कभी आप एक दूसरे में। बहरहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं इस वादे के साथ कि अपने अगले एपिसोड में एक बार फिर से किसी और विषय को लेकर, किसी और परिप्रेक्ष्य में आपसे फिर एक बार रूबरू होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।